नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आपने राजा भर्तृहरि का नाम तो सुना होगा, जिनकी रानी पिंगला थी। और रानी पिंगला का अपने विवाह के अतिरिक्त अपने ही घुड़साल के एक कोतवाल से प्रेम किया जाना राजा भर्तृहरि को इतना अधिक दर्द दे गया था कि महान राजा होते हुए भी उन्होंने वैराग्य ले लिया था। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भर्तृहरि ने फिर श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक लिखा है। और उसके बाद जिस रानी पिंगला के प्रेम में वह पागल थे, उसी महिला के शारीरिक अंगों और विन्यास का उन्होंने जितना विभत्स वर्णन किया है, वह आपको उनके श्रृंगार शतक में दिखाई दे सकता है। और उसी का प्रभाव आप उनके नीति शतक और वैराग्य शतक में भी देख सकते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं थी। जब आप चाणक्य के बारे में बात करते हैं, कौटिल्य के बारे में बात करते हैं, विष्णुगुप्त के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने अपने पिता की हत्या होते देखा है, जिन्होंने अपना महापद्मनंद घनानंद के यहाँ अपमान होते देखा है, वह सब कुछ आपको उनकी चाणक्य नीति में, अर्थशास्त्र, जिसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन उसका आर्थिक चीज़ों से मतलब नहीं है, वो पॉलिटिक्स का एक ऐसा महान ग्रंथ बना जहाँ पर उन्होंने उन सारी बातों को दर्शाने का प्रयास किया है जो उन्होंने राजनीति के दायरे में रहते हुए समझा, और ये समझा कि मानव व्यवहार इससे प्रभावित होता है। मैं यह दो घटना आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, और यह बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आज का दौर सोशल मीडिया का है। आप मॉर्निंग में उठिए, आपको कोई ना कोई एक आदर्श, इंस्पिरेशन को दर्शाने वाला कोई सुविचार सुनने को मिल जाता है। और उसी में जब मैं आज एक देख रहा था तो एक महिला ने लिखा था कि जब आप किसी के जीवन की प्राथमिकता नहीं है तो आप उस व्यक्ति को भी अपने जीवन में प्राथमिक मत होने दें। कहने को यह विचार उस महिला के तो नहीं है, ये एक आभासी विचार था जो उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं इससे सोच रहा था कि सोशल मीडिया पर जो लोग भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उससे उनके जीवन के अर्थ को ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है, जैसे कौटिल्य और भर्तृहरि को देखा जा रहा है। अगर हम उन बातों पर विचार करें तो आपको लगेगा कि सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बहुत से लोग तो केवल ये करते हैं कि अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, जो यह बताता है कि उन्हें इस बात की वेदना है कि वह समाज में जाने पहचाने नहीं जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि वह फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया पर अपने हजारों उस आभासी मित्रों के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकें। जबकि कितनी अच्छी और बड़ी रोचक और आपको समझने वाली बात है कि फेसबुक पर 5,000 मित्रों का आंकड़ा न जाने कितने लोगों ने छुआ होगा, न जाने उसके बाद कितनों के लाखों फॉलोअर हो गए। लेकिन जब वही व्यक्ति कुछ अपनी बात लिखता है तो 10, 20, 50, 100, 300, 400 लोग उसे केवल पसंद करते हैं। मतलब यह है कि सभी व्यक्ति इस दौड़ में अंधी फंसे हैं कि मेरे 50,000 के आंकड़े पूरे हो जाएं। उन्हें किसी बात में रुचि नहीं है, किसी व्यक्ति में रुचि नहीं है, जो एक गंभीर तथ्य है कि इससे यह शोध अपने आप प्रदर्शित होता है कि ज़्यादातर लोगों को दूसरे व्यक्ति के जीवन में, उनकी कही बातों में न तो रुचि है न उसके लिए समय है। सभी अपनी तलाश में और अपनी पहचान के लिए एक मकड़ जाल बनाते चले जा रहे हैं। मेरे 5,000 पूरे हो गए तो वो मेरे बन गए, अब वो दूसरे के बन गए, दूसरे को तीसरे बन गए, और इस तरीके से जैसे एक चेन प्रोसेस चलता है, जैसे पानी में ब्राउनियन मोशन होता है, जैसे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में एक रिएक्टर में एक चेन रिएक्शन चलता है, ठीक उसी तरह से मानव संबंधों में सिर्फ अपनी अनुभूति का चेन रिएक्शन दिखाई दे रहा है।
हम उस पर कोई विचार नहीं करना चाहते हैं। हम यह तो लिख रहे हैं कि पृथ्वी पर मानव माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वास्तविकता में हम माता पिता को उतना बड़ा मानने के लिए गणेश जी की तरह खड़े नहीं हैं। हम माता पिता को आधार मानकर उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाकर किसी भी तीर्थ यात्रा को जाने से इनकार नहीं करते हैं, बल्कि सच तो यह है कि सोशल मीडिया पर लिखे गए इस सुविचार के विपरीत प्रत्येक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को घर पर छोड़कर स्वयं पिकनिक के आधार पर तीर्थ स्थान घूमने चला जाता है। वहाँ पर मंदिरों में खड़ी मूर्तियों के आगे प्रसाद चढ़ाकर, पूजा करके, पंडित जी से अपने अच्छे जीवन की कल्पना करवा कर वह जीवन के अर्थ ढूंढता है। लेकिन वह गणेश जी के उन बात को समझते हुए, अपने ही घर में रहते हुए, अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करके उनके आशीर्वाद से जीवन के बढ़ने की बात को पूरी तरह नकार चुका है। और यहीं पर आकर लिखे गए सुविचार और वास्तविकता के बीच एक अंतर स्पष्ट हो जाता है। और वह अंतर यह बताता है कि हम सिर्फ सुविचार इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो भावना है कि हमको लोग जानते रहें, हम जीवित हैं, इस अर्थ को स्पष्ट करते रहें, इसलिए आप उस पर ज़्यादा लिख रहे हैं। कहने को कितना आसान लगता है कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, लेकिन हम इस आधार पर किसी सशक्त व्यक्ति को सशक्त व्यक्ति के साथ जुड़ने नहीं देना चाहते हैं। यह सुविचार मैंने बहुत पढ़ा है कि लोहा लोहे को काटता है। अगर लोहा लोहे को काटता है तो इसका परिणाम यह हुआ कि एक राजा ही दूसरे राजा को हरा सकता है, प्रजा नहीं हरा सकती। लेकिन प्रजातंत्र में तो यह बात सत्य नहीं है। यहाँ पर लोहा लोहे को काटता है का अर्थ ये हो गया कि राजा जिसे आपने चुन के कुछ समय विशेष के लिए राजा बनाया है, उसको राजा नहीं, उसको प्रजा हरा सकती है अपने मतों के द्वारा। तो यह सुविचार तो बाधित हो रहा है। किसी समय के लिए सत्य था कि लोहा लोहे को काट सकता है, लेकिन आज लोहा ही लोहे को काट सकता है ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी धातुएं भी लोहे को काट सकती हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में अगर हम उस अर्थ को समझेंगे तो एक राजा दूसरे राजा को नहीं हरा रहा है, बल्कि प्रजा, हाँ ये है कि दूसरी पार्टी जिसमें जो उसका मुखिया है वह प्रजा के माध्यम से यह बात रखने में सक्षम हो जाता है कि जिस राजा को आपने 5 साल शासन करने को दिया है वह योग्य नहीं है। और इस बात को प्रजा द्वारा स्वीकार कर लेने से उस नेपथ्य में खड़े राजा को सफलता मिल जाती है और वह फिर से वह बन जाता है राजा। तो ऐसे में प्रजा के माध्यम से आप यह कह सकते हैं, अगर प्रजा को मौलिक रूप से समझा जाए तो लोहा लोहे को नहीं काटता है। लोहा लोहे को तभी काटेगा जब लोहे के हथियार के साथ उस लकड़ी की मूठ, जैसे कुल्हाड़ी में जो लकड़ी की मूठ लगी है, वो उस कुल्हाड़ी को इस योग्य बनाती है कि वह पेड़ काट सके। ऐसे ही प्रजातंत्र में जब लोहा लोहे को काटते की तरह एक मुखिया या एक पार्टी का नेता दूसरे पार्टी के नेता से हार जाता है या जीत जाता है, वह तभी है जब उस कुल्हाड़ी की लकड़ी की तरह ही प्रजा उसका सहयोग करती है। तो सुविचार लिखने में इन बातों को हम नहीं समझते हैं, न उसे महसूस करना चाहते हैं। जहर से जहर मारा जा सकता है, यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि जहर के विपरीत स्थितियों को पैदा करके भी जहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कहीं पर बहुत गाढ़ा अम्ल हो जिससे शरीर जल सकता हो, एसिड अटैक में आप देखते ही हैं, लेकिन उसके लिए पानी जो उसके विपरीत गुण का है, लेकिन वह उसकी अम्लता को कम कर देता है, और जितनी अम्लीयता कम होती चली जाएगी जिसके ऊपर एसिड डाला गया है वह उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ऐसे ही बहुत से विचार
जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें एक बात यह भी सत्य है कि ज़्यादातर लोग ऐसे बातें लिखते हैं जिससे वह अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी होते हैं। जैसे मैंने कई बार पढ़ा है कि कई लोगों ने अपने सुविचार में अपने पोस्ट पे लगाया कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। यह बताता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में इस समस्या से होकर उन्हें दो चार होना स्वयं पड़ रहा है, और इस बात को उस व्यक्ति से कहने के बजाय उन्होंने सोशल फोरम पर लगाकर अपने को संतुष्ट किया है। क्योंकि एक बात जो सोशल मीडिया से हुई है वो बहुत अच्छी हुई है कि इस तरह से मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति अपने तनाव को कम कर लेता है कि उसने अपनी बात कह दी। हाँ, वो बात अलग है कि समानांतर में जब वो लाइक नहीं मिलता है, उस पर उस तरह विचार नहीं आते हैं, तो आपका तनाव फिर बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर आपको परिणाम में उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है, और वहाँ पर आकर आपको अकबर और बीरबल की वह कहानी याद रखनी चाहिए कि किसी भी छोटी लाइन को बड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस स्तर का प्रयास करें। हम अपने कर्मों से किसी को एहसास करा सकते हैं कि हम क्या हैं, और यही कारण है कि जब आप कोई सुविचार लिखते हैं या उसको कहीं से अग्रसारित करके लाते हैं और किसी को भेजते हैं, तो यह महसूस करिए कि क्या मैंने इसे समझ लिया है, क्या इसे मैंने उतार लिया है। अगर नहीं उतारा है तो इससे आपके व्यक्तित्व का भी बोध हो सकता है, लोगों को गलतफहमी हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सुविचार आप लिख रहे हैं क्या समाज में उसका कोई अर्थ निकल भी रहा है। क्योंकि समाज में तो सभी को पता है कि सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि झूठ भी एक सच है। तभी तो आप जान पाते हैं कि यह झूठ है। झूठ से बड़ा सच कोई भी नहीं है, और जब आप उसे जान पाते हैं तभी मान पाते हैं, और उस मानना ही ये है कि झूठ भी एक सच है। तो जब आप लिखते हैं सच सबसे बड़ा मानक है, मूल्य है, तो आपको सोचना चाहिए कि उसमें झूठ भी शामिल है, क्योंकि आप झूठ को भी सच मानकर ही जिए। क्योंकि मैंने झूठ बोला तो मैं जान रहा हूं कि मैंने सामने वाले को दिग्भ्रमित कर दिया, लेकिन अगर दिग्भ्रमित होने वाला व्यक्ति यह जानता है झूठ बोल रहा है, तो वह यह जानता है कि सच क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि झूठ भी एक सच है। और जब भी आप सुविचार की बात करें, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखें, तो इस बात को देख कर लिखें कि क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो व्यवहारिकता में और वैज्ञानिकता में इतना अंतर है कि बटली के एक चावल से यह तो पता चल जाता है कि सारा चावल पक गया, लेकिन किसी एक व्यक्ति के आपके सुविचार को पढ़ लेने से आप यह नहीं मान सकते कि उसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ गया। यही विचार और चावल के पकने में अंतर है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं लेगा, समझने के बाद, सुनने के बाद उस पर मनन नहीं कर लेगा, मनन के बाद उस पर अनुकरण नहीं करेगा, अनुकरण के बाद उस पर को व्यवहार में नहीं लाएगा, तब तक कोई भी सुविचार सार्थक नहीं है। और इसलिए सुविचारों को लिखकर सिर्फ अपने समय को बर्बाद करने के बजाय आप उन विचारों को जीना शुरू कर दीजिए। सिर्फ किसी एक विचार को आप ले लीजिए। पेड़ हरियाली देते हैं, पेड़ों पे पशु पक्षी बैठते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन बढ़ती है, पेड़ों से ज़मीन की पकड़ अच्छी हो जाती मिट्टी की, तो फिर आप पेड़ लगाना शुरू करें और उसी सुविचार पर काम करते रहें, तो एक दिन आपकी पहचान हो जाएगी, वह सुविचार जीवंत हो जाएगा। और इसको आप महसूस करके भी देखें कि कबीर ने जो बात कही वह अपने एक छोटे से ग्रुप में कही, कुछ लोगों को, जिस गांव में रहते थे उसी में कहते थे। गुरु नानक ने भी जो बात कही वह पूरे विश्व में जा कर नहीं कही, अपनी जगह पर कही। साईं बाबा ने अपनी जगह पर कही, तुलसीदास ने अपनी जगह पर कही, और सिर्फ अपनी जगह पर अच्छी तरीके से कुछ लोगों के बीच अपनी बात को रखना और उस बात को रखने के अनुकरण की पद्धति में प्रसारित करने का नाम ही उस सुविचार को पूरे विश्व में स्थापित करना है। और यही कारण है कि हमारे बीच बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ भी हैं और बड़े बड़े सुविचार और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के विचार भी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया में विचार फैलाने के बजाय एक जगह स्थिर रखकर अपने विचार के अनुरूप अपने कर्म को सार्थकता की ओर ले जाने का प्रयास किया, और जिसके कारण वह विचार स्थापित हुए और वह विचार व्यवहारिक रूप में आपको दिखाई देने लगे, जिनको अब आप लिख भर देते हैं। लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
जब तक आप उस विचार को अपने अंदर उतार कर उसको व्यवहार में न ले आएं। ये चूँकि मैंने सोशल मीडिया पे इतने दिनों से देखा और महसूस किया, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप भी इसको महसूस करें कि क्या केवल आप कोई भी सुविचार इसलिए पढ़ते और अग्रसारित कर देते हैं कि आपको लोग याद रखें, पहचानें, या आपके पास मोबाइल का डेटा है और वो बेकार चला जाएगा, इससे अच्छा किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर दें, या उस विचार को आपने समझा है और आज के बाद आप एक बेहतर आदमी हो गए हैं इसलिए उसे अग्रसारित किया है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया का महत्व आपने समझा है। अगर ऐसा नहीं है तो सोशल मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप सिर्फ अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप अभी रुक सकते हैं, आप अपने को बदल सकते हैं, क्योंकि रत्नाकर डाकू अगर अपने को परिवर्तित करके वाल्मीकि बन सकता है, अगर राजा सुद्धोधन का पुत्र अपने को बदल कर महात्मा बुद्ध बन सकता है, तो आप भी कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। इसलिए सुविचार पर विचार कीजिए और इस वीडियो को दूर तक ले जाइए, ताकि हम आप मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का, समाज का निर्माण करें, जहाँ पर हम आप सब एक दूसरे को महसूस करते हो, भले ही हमारा कोई रक्त संबंध हो या ना हो, विवाह संबंध हो या ना हो, सिर्फ मानव होना ही सबसे बड़ा मानक हो और मानव होने का यही सबसे बड़ा प्रमाण हो। नमस्कार।